आप किसी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी सिलेक्शन प्रोसेस से अभी गुज़र रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको सक्सेस मिलने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो पब्लिक सर्विसेज में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में है। यह वीडियो इसी विषय पर इसी चैनल पर उपलब्ध एक डिटेल वीडियो का एकदम शॉर्ट वर्जन है जो कि मैंने आपके लिए आप इस विषय को जल्द से जल्द 10-12 मिनट में समझ सके इस सुविधा के लिए बनाया है। अगर आप इस शॉर्ट वीडियो में बताई गई सभी बातों को डेप्थ में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जरूर उस लॉन्ग वीडियो को देखें और उसका लिंक मैं इस शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूं। सबसे पहले होती है एडवर्टाइजमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत ऑफिशियली तब होती है जब एक एडवर्टीजमेंट इशू किया जाता है। एडवर्टीजमेंट इशू होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस का अगला स्टेप एप्लीकेशंस को सबमिट करना होता है। इस प्रक्रिया में कई स्टेप्स शामिल होते हैं, मतलब कि ये अप्लाई करने के प्रोसेस में वो क्या क्या होती है। पहले होती है एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना, फिर अगली स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। और कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होता है। ध्यान में रखें, फॉर्म में गलत जानकारी देना या इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करना एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का कारण बन सकती है, इसलिए हमेशा सही जानकारी भरें। फिर इम्पॉर्टेंट बात होती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना। एप्लीकेशन के साथ अक्सर कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, एक्सपीरियंस लेटर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह वगैरह। फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना। फ़ी पेमेंट के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट, बैंक ड्राफ्ट या कैश पेमेंट वगैरह। फिर होता है एप्लीकेशन सबमिट करना। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सबमिशंस के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सबमिशन या पोस्ट के थ्रू सबमिशन या डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में सबमिट करना। साथ ही में इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट में दिए हुए तारीख के पहले या कम से कम उस तारीख तक दिए हुए पते पर ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप एक अलग फाइल तैयार करें और उसमें सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज सिस्टमैटिकली जोड़कर रखें, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की जेरोक्स कॉपी, मतलब जिस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया उसकी जेरोक्स कॉपी, आपने सबमिट की हुई एप्लीकेशन की एक्स्ट्रा कॉपी जिसको आपने भरा है, फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप उसके साथ जोड़ते हैं उनकी भी कॉपीज़, और एक्नॉलेजमेंट रिसीट की भी ओरिजिनल और कॉपी। और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे भविष्य में आने वाले डॉक्यूमेंट्स भी इस फाइल में जोड़ते जाएं, जैसे कि इंटरव्यू कॉल लेटर, सिलेक्ट लिस्ट की कॉपी, वेट लिस्ट की कॉपी। इसके अलावा उसे अगर उस रिक्रूटमेंट के लिए कोई रूल्स होंगे तो उनको भी मिलवा लो और पढ़ लो और उनकी फ़ोटोकॉपी अपने फाइल में जोड़ कर रख लो। तो एप्लीकेशंस रिसीव होने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाती है, और यही सिलेक्शन प्रोसेस में अगला स्टेप है, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग और बाद की स्टेजेस शामिल होती हैं। स्क्रूटिनी के बावजूद कुछ एप्लीकेशंस सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस को छांट दिया जाता है ताकि ये पक्का हो जाए कि केवल वे ही सिलेक्शन प्रोसेस में बने रहें जो पूरी तरह से रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इसे ही शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं। अब कानून कहता है कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस इलीगल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, कानून के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग करना भले ही गलत नहीं है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर अपनी मनमानी करके शॉर्ट लिस्टिंग के नाम पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को आगे बढ़ने दे और नापसंदीदा कैंडिडेट्स को रोक ले। शॉर्ट लिस्ट करते हुए भी एम्प्लॉयर को फेयरनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। अगर एम्प्लॉयर ने अनफेयरनेस किया और ये बात कैंडिडेट ने कोर्ट में साबित कर दी तो ऐसे मामलों में न्यायालय दखल दे सकते हैं।
इसके बाद स्टेज आती है रिटन एग्ज़ाम, यानी कि लिखित परीक्षा की। रिटन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना पब्लिक सर्विसेज के सिलेक्शन प्रोसेस में एक कॉमन तरीका है। ये परीक्षाएं उम्मीदवार के नॉलेज और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का आकलन करने के लिए डिज़ाइन की गई होती है। लिखित परीक्षा नौकरी से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करती है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को एक समतल लेवल पर लाने के लिए जो मैदान की आवश्यकता होती है, तो एक प्रकार से उस मैदान को बनाने में मदद करती है, जहां प्रत्येक उम्मीदवार की क्षमताओं को निष्पक्ष रूप से मापा जा सकता है। फिर स्टेज आती है इंटरव्यू की। रिटन एग्जामिनेशन के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू या वाइवा वोसी के लिए बुलाया जाता है। वाइवा वोसी, VIVA ऐसा स्पेलिंग है उसका। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्पोकन एग्जामिनेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे कि मैंने बताया है वाइवा वोसी। इंटरव्यूज़ या जिसे कहते हैं वाइवा वोसी, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कैंडिडेट की सूटेबिलिटी का इवैल्यूएशन करने के लिए होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है उन योग्यताओं और शॉर्टकमिंग्स यानी खामियों को उजागर करना जो रिटन एग्जाम में क्लियर नहीं हो सकती है। इंटरव्यू स्टेज महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल नॉलेज का असेसमेंट करता है बल्कि उम्मीदवारों की ओवरऑल इंटेलेक्चुअल और पर्सनल क्वालिटीज़ का भी असेसमेंट करता है, और ये उन गुणों को मापने का मौका है जिन्हें लिखित परीक्षा नहीं माप सकती है, जैसे इनिशिएटिव लेना, अलर्टनेस, रिसोर्सफुलनेस, डिपेंडेबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, कैपेसिटी फॉर क्लियर एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन, effectiveness in discussion, adaptability, judgment, decision making ability, leadership and moral integrity वगैरह। इनके अलावा इंटरव्यूज़ उम्मीदवार के कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। फिर कुछ जगह ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं। ग्रुप डिस्कशन अब सिलेक्शन की एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड है जो इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट है। ग्रुप डिस्कशन का पर्पस मेंटल अलर्टनेस, असर्टिवनेस, दूसरों की ओपिनियंस के प्रति रिस्पेक्ट शो करना, बिना गुस्सा हुए किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने की एबिलिटी, इन जैसे क्वालिटीज़ का असेसमेंट करना होता है। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत एक एडवर्टीज़मेंट से होती है, मगर असली सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत तब होती है जब कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी का इवैल्यूएशन करने का फेज़ आता है। जनरली ये प्रोसेस किसी सिलेक्शन कमिटी को असाइन किया जाता है, इसलिए अब हम बात करेंगे सिलेक्शन कमिटी की। अब इस सिलेक्शन कमिटी का काम है योग्यता के बेसिस पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का क्लियर कट क्राइटेरिया का यूज़ करके सिलेक्शन करना और फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का एक पैनल या सिलेक्ट लिस्ट या जिसे मेरिट लिस्ट भी कहते हैं उसको तैयार करना। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन गलत है तो उसे पता चलते ही इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना अपेक्षित है। तो दोस्तों, आपके ध्यान में आया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस एक कॉशियस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि पब्लिक सर्विसेज में जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स का चयन किया जाए। अब जैसे कि हमने समझा, ये एक एडवर्टीजमेंट से शुरू होता है और इसमें एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग, इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, उसके साथ वेरियस स्टेजेस भी शामिल होते हैं। और इस कंप्लीट प्रोसेस में सिलेक्शन कमिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है और प्रोसेस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सिलेक्शन कमेटी का सही तरीके से फॉर्मेशन होना बहुत क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और थरो होना अपेक्षित है, जिसमें कैंडिडेट्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और पर्सनल क्वालिटीज़ का इवैल्यूएशन किया जाता है।